तो बिहार में चुनाव की डेट इस टाइम पे सामने आ चुकी है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और 14 नवंबर को इसके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है और अगर वोट चोरी नहीं हुई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि यार हमें इससे क्या फर्क पड़ता है बिहार चुनाव से, लेकिन तुम्हारे को फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ही पैसे पे बीजेपी बिहार का चुनाव लड़ने का काम कर रही है और कोई बड़ी बात नहीं कि शायद चुनाव में हार भी जाए, इसलिए तुम्हारे को फर्क पड़ना चाहिए। एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हारे को समझा दूंगा किस तरीके से तुम्हारी जेब से पैसा निकाल करके बीजेपी बिहार चुनाव में यूज कर रही है। सबसे पहले आपको लेकिन दिखाना चाहता हूं कि मुद्दे सारे यहां पर फ्लॉप शो हो चुके हैं। कल ज्ञानेश फ्रॉम इलेक्शन कमीशन बिहार गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्योंकि एसआईआर इन्होंने करवा दिया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पत्रकारों ने जब पूछा एंड जो कि बहुत कोर मुद्दा था बीजेपी का कि इन्फिल्ट्रेशन का क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन के नंबर्स आखिरकार क्या निकल कर आए इस एसआईआर की पूरी प्रतिक्रिया के बाद, तो इनका जवाब क्या था? अब्बा डब्बा जब्बा। पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया था और क्या घुसपैठिए यहां पर मिले? इन दोनों ही सवाल का कोई जवाब निकल के सामने नहीं आया। इसमें वो लोग भी हैं, इसमें ये लोग भी हैं, इसमें वो भी हैं। ऐसे करना चाहिए क्या? एंड ये ऐसा नहीं कि कोई आज निकलकर इशू सामने आया था। पिछले 2-3 इलेक्शन से बीजेपी बार बार इस इशू को निकाल के सामने रख रही है। एंड जब से जनरल इलेक्शन खत्म हुए थे उसके बाद से इन्होंने बिहार में घुसपैठियों की बातें करनी यहाँ पर शुरू कर दी थी कि भैया ये होने वाला है हमारा रियल मैटर। लेकिन अब ये रियल मैटर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और अब जबकि रियल मैटर गायब हो चुका है बिहार के अंदर, अब बीजेपी क्या कर रही है कट्टू आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी इस टाइम पर फ्री वीज बांटने का काम कर रही है। पीएम मोदी टू अनाउंस ₹1000 मंथली एड फॉर 5 लाख ग्रेजुएट्स। मतलब कुछ दिन पहले पता चला था कि महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, अब ये पता चला है कि ग्रेजुएट्स को भी 1000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे। एंड 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख ग्रेजुएट्स की बात करी जा रही है। 5 लाख ग्रेजुएट्स इंटू 1000 रुपीज। और ये पैसा कहां से आएगा? अभी सारी चेन आपको समझाता हूं, दिमाग हिल जाएगा पूरी तरीके से। अब इस 1000 वाले मैटर को लोगों ने अपोज तो करना शुरू कर दिया, लेकिन अब अपोज करके आखिरकार क्या फायदा? लोग कह रहे हैं कि भैया सीधा हमारी सैलरीज लेके बिहार के लोगों को दे दो ना। पहले यहाँ पर महिलाओं को दिया, फिर ग्रेजुएट्स को देने का काम कर रहे हैं। वी आर डूम्ड, लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इनफैक्ट ये कुछ दिन पहले की बात है। 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ईच यहाँ पर देने का काम किया था मोदी जी ने। अभी पूरी स्कीम जो है 7,500 करोड़ रुपए की स्कीम थी। 7,500 करोड़ रुपए। बिहार में जो सड़कें, जो पुल, जो फ्लाईओवर बनते हैं ना यहाँ पर, अगर उनमें इतना पैसा खर्च हो जाए तो 6 महीने के अंदर ही बिहार की शक्ल बदल जाएगी यहाँ पे। अब कोई और नेता इस चीज को कर रहा हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मोदी जी ये तो मुफ्त रेवड़ी कल्चर के बारे में क्या क्या ज्ञान यहाँ पर दे चुके हैं। एंड साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि अब क्या बोल रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये 2024 का क्लिप है। समय के साथ साथ मोदी जी की सोच भी यहां पर बदल चुकी है। अब मोदी जी को लग रहा है कि रेवड़ी कल्चर ही सब कुछ है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। अब देखो बिहार के रेवेन्यू के बारे में जरा यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी स्टेट ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि वो पैसे बांटने का काम करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो पैसा आखिरकार आ कहां से रहा है? स्टेट के पास कहीं से तो आ रहा होगा। तो बिहार के रेवेन्यू की 2 सबसे बड़ी सोर्सेज है। सबसे पहली यहाँ पर सोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की एड और दूसरी सोर्स यहाँ पर है अपने यहाँ पर रेवेन्यूज, अपने टैक्स कलेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर एड की यहाँ पर बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आता है आपके और मेरे टैक्स से। यानी कि अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो, अगर आप लोग मुंबई में रहते हो, अगर आप लोग कश्मीर, कोलकाता कहीं पर भी रहते हो,
तो भी आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो और वो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट को दे रही है। अल्टीमेटली बिहार गवर्नमेंट उन पैसों को बिहार को बांटने का काम कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। इन शॉर्ट, आपने और मैंने जो टैक्स के पैसे दिए हैं, जो हमसे ये कहकर लिए गए थे कि हम तो देश का निर्माण करेंगे, देश को आगे लेकर के जाएंगे, सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, उन पैसों को उठा करके बिहार को दे दिया गया है और उन पैसों से वोट खरीदने की भरपूर यहाँ पर कोशिश चल रही है। देश को पीछे ले जाने का कल्चर है। मोदी जी सही कह रहे थे, लेकिन अपनी बात भूल गए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सेंटर से एड आ रही है, लेकिन बिहार का अपना रेवेन्यू भी तो है। यहाँ पे बिहार की अपनी हालत क्या है ये आपको दिखाना चाहता हूँ। बिहार पे इस टाइम पर इतना बड़ा कर्ज है कि हर बंदे के ऊपर 24,000 रुपए कर्ज इस टाइम पर बिहार में चढ़ा हुआ है। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए लोगों के हिसाब से, ये 2024 के आंकड़े हैं। इनफैक्ट हर घंटे 2.60 करोड़ रुपए का ब्याज चुका रही है नीतीश सरकार यहाँ पे। अब जरा सिंपल सी बेसिक सी मैथ समझो यार। आपकी एक फैमिली है और आपकी फैमिली ने यहाँ पर बहुत सारे उधार ले रखे हैं। उन उधार का बहुत सारा ब्याज भी यहाँ पर जाता है। अगर आपके पास कहीं से पैसे आएंगे तो आप उस उधार को पहले खत्म करोगे उस ब्याज को कम करने के लिए, या फिर उन पैसों से और शॉपिंग कर डालोगे और वो उधार और वो ब्याज वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। समझदारी किस चीज में? उधार को खत्म करने में, ब्याज को कम करने में, डेफिनेटली। लेकिन ये चीज नीतीश सरकार एंड साथ में एनडीए सरकार, मोदी जी डबल इंजन वाले कहीं भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। अल्टीमेटली इससे हो क्या रहा है? 10-10 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए ये लोग बांट तो रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से। अल्टीमेटली कर्जा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और वो कर्जा अगर डिवाइड किया जाए लोगों के ऊपर तो वो और बढ़ता जाएगा आने वाले टाइम में, जिसका किसी को पता नहीं और जिसके बारे में बात भी नहीं हो रही। अब इसी बीजेपी की फ्रीबीज के ऊपर थोड़े दिन पहले द हिंदू में इसके ऊपर एक रिपोर्ट छपी थी जहां पर बताया गया था कि ये जो बर्डन है किस तरीके से टैक्स पेयर्स के ऊपर आता है। जब सरकार बहुत सारी फ्रीबीज का यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है तो उनका पैसा मेनली टैक्स पेयर के पैसे से ही यहाँ पर दिया जाता है। अब जितनी ज्यादा फ्रीबीज होती है उतनी ही रेवेन्यू की यहाँ पर सरकार को जरूरत होती है। अब जीएसटी वगैरह कम तो कर दिया है, लेकिन ये इलेक्शन से पहले की बात है। लेकिन जीएसटी ही तो कम किया है, 10 चीजों के और भी टैक्स लगा सकते हैं। पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा देंगे, किसी और चीज के ऊपर आपके ऊपर सेस लगा देंगे। अल्टीमेटली आपकी जेब के ऊपर ये लोग बर्डन डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि इनको ये पैसा उगराई करनी है कहीं ना कहीं से। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगर गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, कर्ज लेती है फ्रीबी स्कीम चलाने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पर टैक्स पेयर को ही बेयर करना पड़ता है। एंड इससे फ्यूचर में और टैक्स बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं अपने आप ही। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बहुत सारी फ्रीबीज देने की वजह से सरकार का बजट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है। सरकार खर्चे तो उसी तरीके से करती रहती है, लेकिन रेवेन्यू की सोर्सेज वो नहीं बढ़ती, वो पुरानी वाली रह जाती है। अल्टीमेटली सरकार लॉस में चली जाती है। एंड किस वजह से? क्योंकि कुछ नेता यहाँ पर बैठ करके कुछ सालों तक काम नहीं करते। अल्टीमेटली जनता से वोट मांगने के लिए उनको ऐसी फ्रीबीज चलानी पड़ती हैं। अब इस पूरी फ्रीबीज के मामले में ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी का ही नाम है, ये हर स्टेट की इस टाइम पर हालत बन चुकी है। चाहे दिल्ली उठा करके देखो, कर्नाटका उठा करके देखो, या फिर वेस्ट बंगाल उठा करके देख लो, सबने यही सेट पैटर्न बना लिया है। लेकिन क्या इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्या जो आदमी रिस्पॉन्सिबिली टैक्स पे करता है ये उसके लिए बहुत अच्छा है? डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड बीजेपी टाइम टू टाइम इसके अगेंस्ट बोलती रही है, लेकिन अब सबसे बड़े लेवल पर बीजेपी ये काम कर रही है। थोड़े दिन पहले दिल्ली में जब इलेक्शन था तो ये कह रहे थे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी उनको भी पैसे बांटने का काम करेंगे, मुफ्त में सिलेंडर देंगे, ईद में ये देंगे वो देंगे। 10 तरीके के यहाँ पर वादे करे जाते हैं, लेकिन उन वादों के बारे में पूरी तरीके से भूल जाते हैं जो कि टैक्स पेयर से ही लोग करते हैं। टैक्स का पैसा लेना और उसको देश के निर्माण में लगाना। कहाँ पर है वो पैसा, कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। देखो सिंपल सी बात है, आप अपना घर बनवाने के लिए जाते हो, ठेकेदार आपसे पैसे लेता है। ठेकेदार पैसे तो लेता है अच्छे वाले सीमेंट के, लेकिन सीमेंट में रेता भर के आपके घर के अंदर लगा देता है। अल्टीमेटली दीवारें गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या आप ठेकेदार से सवाल नहीं पूछोगे? डेफिनेटली पूछोगे कि भैया कितने पैसे तूने कहां पर कौन से हेड में खर्च किए। तो देश की सरकार से ये चीज क्यों नहीं पूछ रहे हमारे लोग यहाँ पर? तो देखो हम लोग कलेक्टिवली देश की सरकार को पैसा दे रहे हैं चीजें नई बनाने के लिए और पुरानी चीजों को मेंटेन करने के लिए। एंड ये दोनों ही चीजें यहाँ पर नहीं हो रही। पुरानी चीजों की मेंटेनेंस आप देख लो, रिसेंटली हमने देखा गुजरात के अंदर पुल गिर गया, सड़कें जो बनी हुई है सारी की सारी टूट जाती हैं। एंड नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो उसमें भी हम लोग बहुत पीछे हैं। बुलेट ट्रेन मोदी जी ने 11 साल पहले कहा था, आज तक नहीं दिखाई दे रही मेरे को कहां से कहां चल रही है उसकी पटरियां। इनफैक्ट हालत अब ये हो चुकी है कि प्रदेशों के ऊपर कर्ज पड़ रहा है। और पहले तो प्रदेश वादा कर देते हैं निकल करके कि हाँ भैया हम पैसे देने वाले हैं, अल्टीमेटली उस वादे से मुकरने का भी काम किया जाता है। आपको दिखाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में ये चीज हुई भी है। लाडली बहना योजना में पहले कहा गया कि 1500 रुपए दिए जाएंगे एंड ये एज दिवाली गिफ्ट यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, लाडली बहना विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 318 करोड़ एवरी मंथ। इनफैक्ट इसमें ये बताया गया जहां पर पहले मोहन यादव की सरकार
1550 करोड़ रुपए पर मंथ खर्च कर रही थी, वहां पर अब 1850 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट हर मंथ यहाँ पर खर्च करेगी। क्लियरली मध्य प्रदेश के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर का बर्डन साफ पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई नई इनकम सोर्स मध्य प्रदेश के पास आई नहीं है, यहाँ पे कोई नई फंडिंग भी निकलकर सामने नहीं आ रही। थोड़े दिन पहले इन्होंने ग्लोबल समिट किया था मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर जूत पत्रम हो गई थी, लोग खाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन भैया खर्चों पर खर्चे ऐसे करते चले जा रहे हैं जैसे कि इन्होंने पैसों के कोई पेड़ कहीं पर बो दिए थे। ये कहीं पर कोई पेड़ नहीं है, आपके और मेरी जेब पे डाका पड़ने वाला है और बुरी तरीके से। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है जहां पर बताया गया कि बर्डन स्टेट के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है और इस वजह से जो स्टेट्स हैं वो रीथिंक कर रहे हैं अपने पोल प्रॉमिस को। इस रिपोर्ट में बताया गया कि काफी स्टेट जैसे कि हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका अपनी वेलफेयर स्कीम्स को और सब्सिडीज को अब कट करने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है। इनफैक्ट आरबीआई जो कि देश की सरकार के अंडर आता है वो भी वार्निंग यहां पर जारी कर चुकी है कि जो स्टेट्स हैं उनको इस तरीके की स्कीम्स नहीं निकालनी चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में है और ऐसे अनचेक्ड खर्चे उनको नहीं करने चाहिए, विच इज बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। कोई बंदा नॉर्मल सा भी 25,000 रुपए महीने कमा रहा होगा ना, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं, सरकार जो कि पूरे देश को मैनेज करने का काम कर रही है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेवेन्यू निकाल रही है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही या फिर समझ के भी वो बेवकूफ बने बैठे हैं यहाँ पे। इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि महाराष्ट्र का बजट जो कि 7.2 ट्रिलियन है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि लॉस एक तरीके से आप कह सकते हो, वो 1.36 ट्रिलियन का है। यहाँ पर डेट बर्डन जो कि 7.5 ट्रिलियन है महाराष्ट्र के ऊपर, वो बढ़ के 9.25 ट्रिलियन हो सकता है यहाँ पर। इसकी भी स्पेकुलेशंस बताई गई हैं। इनफैक्ट ये भी बताया गया कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना जो था उसमें 46,000 करोड़ की यहाँ पर बात करी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली उसको कट करके 36,000 करोड़ कर दिया गया। मतलब जुमला प्रो मैक्स यहाँ पर हो चुका है। पहले कहा जाता है कि हम न्यू इंडिया बना देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे, आप आओ हमारे को वोट दो। अल्टीमेटली वो चीज नहीं होती, कर नहीं पाते। उसके बाद ये कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमारे को वोट दे दो। उसके बदले लोग वोट देते हैं, अल्टीमेटली वो पैसे भी नहीं दे रहे। मतलब जुमले पे जुमला, जुमला प्रो मैक्स। भैया तालियां हो जाए, स्कूल ऑफ जुमला खुलवा ही दो इनका। और जैसा मैंने बताया कि ये एक दो नहीं बल्कि सारी ही स्टेट्स का ऑलरेडी इस टाइम पर ये हाल है। इसकी वजह से एक और न्यूज निकल के सामने आती है जिसका बर्डन भी टैक्स पेयर पे ही पड़ने वाला है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने है जहां पर पता चला है कि इंडिया इस टाइम पर सबसे बड़ा कर्जदार है। इनफैक्ट ये बताया गया कि 24.4 बिलियन डॉलर का कर्ज है इस टाइम पर इंडिया के ऊपर। ये अमाउंट चाइना, टर्की, फिलीपींस, ब्राजील, कोलंबिया, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज से बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्ज में अगर कोई स्टेट डूबता है तो उसका इंपैक्ट भी टैक्स पेयर की जेब के ऊपर ही आता है। अल्टीमेटली जो कर्ज के पैसे हैं, जो ब्याज के पैसे हैं, वो टैक्स पेयर को ही देने पड़ते हैं। उसी तरीके से देश का भी हिसाब चलता है। अगर हम लोग यहाँ पर कर्ज में डूबे हुए हैं और हमारा कर्ज और ज्यादा बढ़ गया तो पहली बात तो भैया हम फ्री में चीजें बांट क्यों रहे हैं यहाँ पर, और अनचेक तरीके से फ्री में चीजें क्यों बांटी जा रही हैं। फ्री में चीज कई बार लोगों को मिलती भी नहीं है, उसमें भी करप्शन हो जाता है। चलो जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको नीड है, उनको तो चीजें पहुंचनी चाहिए, लेकिन सबको वोट देने के लिए 10-10 हजार रुपए बांटना, 1000-1000 रुपए दे देना, ये कहाँ की समझदारी है। मतलब बिहार में जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो यहाँ का मुद्दा था कि यहाँ पर घुसपैठी आ चुके हैं और अब हम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे दोबारा सरकार में आकर के। ये मुद्दा पूरी तरीके से फुस हो गया तो ये लोग ये लेकर के आ गए कि हम लोग पैसे बांटेंगे, लेकिन उस पैसे बांटने के पीछे भी कितना बड़ा मुद्दा छुपा हुआ है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देश की मीडिया जिसको इसके बारे में बात करनी चाहिए वो ही क्या कर रही है इस टाइम पर, दिखाना चाहता हूं आपको। विरोध करते करते हम एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए हैं। क्या ये है लोकतंत्र? क्या ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच? लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए क्या? 50 रुपए वाली ओवर एक्टिंग यहाँ पर देश की मीडिया कर रही है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी 50 करोड़ वाला सवाल नहीं पूछ सकते कि भैया ये पैसा आखिरकार आने कहां से वाला है, जो कि बीजेपी यहाँ पर मुफ्त में बांटने का काम कर रही है। तो एक तरीके से सबसे बड़ा बेवकूफ हमारे देश में कौन है? हमारे देश का टैक्स पेयर है भाई। पहले मेहनत करके पैसे कमाता है, अपने मेहनत करके पैसे कमाने के ऊपर टैक्स पे करता है, जो चीजें खर्चे करता है उनके ऊपर भी टैक्स पे करता है, और ये सोचता है कि ये टैक्स का पैसा देश निर्माण में जाएगा। लेकिन वो टैक्स का पैसा हमारे देश की सरकार कहां डालती है? इलेक्शंस में, कैंपेन और इलेक्शंस को जीतने के चक्कर में। तालियां हो जाए भैया। अब ऐसी हरकतें होने के बाद अगर इस देश का युवा इस देश को छोड़ने के बारे में ना सोचे तो आखिरकार उसके पास और क्या रास्ता रह जाता है। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है और क्यों ये सवाल यहाँ पर कोई नहीं पूछ रहा, इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो और मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।